बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं अदील सरफराज। आज सोमवार 8 मई है। हंगामा खेज़ अदालती और सियासी हफ्ते का आगाज़ हो गया। इस हफ्ते में बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होनी है। तहरीक इंसाफ ने उसके हवाले से अपनी हिकमत अमली तरतीब दे दी है। उसके हवाले से इंशाअल्लाह तफसीलात मैं आपके सामने अगली वीडियो में रखूँगा कि कौन कौन से बहुत अहम इवेंट्स होने जा रहे हैं जो हमारा सियासी, अदालती, आइनी और कानूनी मंजरनामा उसको शेप अप करेंगे कमिंग वीक में। अदील सरफराज के साथ मैं अब से थोड़ी देर पहले, हमारे एक दोस्त हैं 24 न्यूज़ में काम करते हैं, वैस कियानी साहब, उनके वलीमे में हम मौजूद थे। बहुत से लोगों से मुलाकात का इत्तफाक हुआ। सदीक जान वहाँ पर मौजूद थे, दीगर कोर्ट रिपोर्टर्स वहाँ पर मौजूद थे, हसनात मलिक, बाकी जो है वो मुख्तलिफ बीट्स पे काम करने वाले रिपोर्टर्स भी थे, पॉलिटिशियंस भी थे। तकरीबन तमाम सियासी जमातों की वहाँ पर आप समझें कि उस शादी के इवेंट में नुमाइंदगी थी। एक बहस बहुत ज़्यादा चल रही है। चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल वो लाहौर में मौजूद थे। पाकिस्तान के दस्तूर में अक़लियतों के हुकूक जो फ़राहम किए गए हैं उसके हवाले से सेमिनार था। वहाँ जो गुफ्तगू की है चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने, उसकी बुनियाद पर शहर इक़्तिदार में बाकायदा एक बाज़गश्त क्रिएट की गई है कि जैसे चीफ़ जस्टिस जो हैं वो इस्तीफ़ा देने वाले हैं, उनकी तकरीर में किस किस के लिए क्या पैगाम था। हमारी रीडिंग क्या है, मेरी रीडिंग क्या है, अदील सरफराज और दीगर जिन लोगों से हमारी आज गपशप हुई वो क्या समझते हैं और वो कौन से ऐसे जुमले हैं जो ये साबित करते हैं कि जैसे चीफ़ जस्टिस जो हैं उन्होंने इस तमाम तर ब्लैकमेलिंग जो उनको किया जा रहा है दबाव में लाने के लिए, ऑडियोज़, वीडियोज़, तकारीर, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, टॉक शोज़ में गला फाड़ फाड़ के जो गुफ्तगू की जा रही है उस सब को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने सरेंडर करने से इनकार कर दिया और इस तकरीर में बाकायदा ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने कश्तियाँ जला दी हैं। अदील सरफराज साहब, तकरीर आपने सुनी, पहले ज़रा तकरीर को थोड़ा सा समराइज़ कर दें ताकि हम उसके हवाले से जो हमारी आज गुफ्तो शुनीद हुई, जो हमने इसके हवाले से गुफ्तगू की, उसका थोड़ा सा समरी और जस्ट रखेंगे। सर, आज जो तकरीर की है चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने, उसमें मुझे एक तो झलक नज़र आई है जो गुज़िश्ता अदालती समात में जो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से ऑब्जर्वेशन दी गई थी और जिस तरह का एक आप कह सकते हैं कि एक मौक़िफ़ डट जाने वाला चीफ़ जस्टिस ने उस रोज़ कमरा अदालत में अपनाया, आज पब्लिकली लोगों को बताया। और मेरे ख्याल से इंटेंशन थी यही कि लोगों को एट द आप कह सकते हैं बड़े स्केल पे ये बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त कहाँ पर खड़ी, और जो गलत फहमियाँ कुछ लोगों में मौजूद हैं उनको उन्होंने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में आज आप कह सकते हैं कि हाईलाइट किया है। गलत फहमियाँ भी बता दें, कौन सी गलत फहमियाँ? वो सफ़ेद झंडा लहरा दिया, सरेंडर कर दिया, वो बताएं ना क्या क्या। बिल्कुल, एक बात हो रही थी एक तवील अरसे से। अच्छा, इसमें मैं भी गिल्टी हूँ। कुछ चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऐसे इकदाम थे हाल ही में जिससे नज़र ये आ रहा था, ख़ास करके जो उनका एक नर्म गोशा था हुकूमत के लिए, जो उन्होंने उनको एक ब्रीदिंग स्पेस दी मुज़ाकरात की सूरत में, जो कि गैर अदालती तहम्मुल का मुज़ाहरा, अदालती तहम्मुल का मुज़ाहरा, जो कि मैं समझता हूँ अगर अदालत या चीफ जस्टिस एक फ़ैसला दे चुके हैं और एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा दे चुके हैं और उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा, तो आपको उसके साथ ही जाना चाहिए। आपको फिर दरमियानी रास्ते नहीं तलाश करने चाहिए। गो कि उन्होंने ये किया, उनका एक मिजाज है, वो तहम्मुल के साथ चीज़ों को लेकर चलते हैं और हाइपर नहीं होते। आज उन्होंने उसके बारे में ये बात रब्ता तौर पर बता दिया। और एक तो उन्होंने जो AR कार्नीलियस हैं, एक लॉन्गेस्ट सर्विंग जो चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के, 1960 से 68 तक वो चीफ जस्टिस रहे और बहुत से जजेस के वो उस्ताद भी हैं। जस्टिस जवाद ख्वाजा साबिक चीफ जस्टिस, उनके भी वो उस्ताद हैं। बहुत से लोग उनसे मुतासिर हैं, चीफ जस्टिस भी उनमें से हैं, और वो उनकी शख्सियत बड़ी मुतासिर कन थी। उनके जो फैसले थे वो बोलते हैं। उनका एक फ़ैसला, उसका उन्होंने हवाला दिया, और अगर आप मुझे इजाज़त दें, उन्होंने एक फ़ैसला दिया था 1955 में। एक कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली थी, वो तहलील, कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली थी, उसको तहलील किया गया था और गवर्नर जनरल के जो इख्तियारात हैं उसके हवाले से उनका एक इख्तलाफी नोट था। बिल्कुल, गवर्नर जनरल ने दरअसल उनको असम्बली को जो है वो तहलील किया था। उस पर जस्टिस कार्नीलियस एक जज थे, द लोन आप कह सकते हैं वाइस चीफ जस्टिस ने आज उनको कहा, उन्होंने द लोन वॉरियर बेसिकली उन्होंने वहाँ पर मेरिट्स के ऊपर बात की और जो वो तहलील थी असम्बली की उसको गलत और गैर कानूनी करार दिया, इल्लीगल करार दिया। जबकि बाकी जो अक्सरियती जजेस थे वो लोग मेरिट्स पे, टेक्निकलिटीज़ के ऊपर आए। और उन्होंने यहाँ पर चीफ जस्टिस ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि जब हम मेरिट्स को छोड़कर टेक्निकलिटीज़ की तरफ जाते हैं तो फिर इंसाफ जो है वो नहीं होता।
उन्होंने यहाँ पर दरअसल अपने साथी जजेस को पैगाम दिया है। इस बड़े मौजूदा बड़े केस में जो है ना वो जुमले थे चीफ जस्टिस के, जिनमें जिसको कहते हैं विदाउट मिंसिंग द वर्ड्स, और 90 तोले थे वो हाँ, बेसिकली। उनको मिक्सअप किए बगैर मैं आपके सामने उनका कोट रखता हूँ, फिर अदील से बात करते हैं कि वी हैव अ ड्यूटी लेडीज एंड जेंटलमैन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड परसुएंट टू आवर ओथ टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट एंड टू डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारी ये ड्यूटी है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि आइन के तहत हमने और अपना जो हल्फ उठाया है, आइन के तहत जो हमने हल्फ भी उठाया है, उसके तहत हमने आइन को की हिफाजत करनी है, उसका दिफा करना है। फिर वो ये कहते हैं कि हम ये जो ड्यूटी है इसको मुकम्मल कमिटमेंट के साथ, पुरअज़्म होकर और मुकम्मल खुलूस के साथ हम इसको सरअंजाम देते हैं। जो हमारे फ़ैसले हैं वो आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए, और जब कोई फ़ैसला आइन और कानून के मुताबिक दिया जाता है तो उसकी एक इखलाकी अथॉरिटी होती है, एक मोरल अथॉरिटी होती है उस जजमेंट की। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे उन्होंने हवाला दिया कि बाइबल है, बाइबल के अल्फाज हैं, उनकी एक मोरल अथॉरिटी है, कुरान में मौजूद अल्फाज हैं जो मानने वाले हैं उनके लिए, इन दोनों में इन दोनों मज़ाहिब के मानने वालों के लिए एक मोरल अथॉरिटी है, वो कहीं इरोड नहीं होती। वो कहते हैं कि हमारी जो जजमेंट्स हैं उनकी भी एक मॉरल अथॉरिटी है जब उनको आइन और कानून के मुताबिक, तो यानी कि जो भी उस आइन और कानून की किताब में यकीन रखता है, उसको मुकद्दम समझता है, उसके लिए फिर एक मॉरल अथॉरिटी है हमारे जजमेंट्स में मौजूद, उसको नज़र आती है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दे हैव अ मॉरल अथॉरिटी व्हेन दे आर पास्ड ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस, के उस वक्त जब वो मेरिट्स ऑफ द केस पे फ़ैसला दिया जाता है तो उनका एक इखलाकी वज़न जो है वो मौजूद होता है। इसके हवाले से जो इन्होंने बात की अदील सरफराज ने, इशारा वो जजेस हैं जिन्होंने इख्तलाफी नोट लिखे हैं, वो जजेस हैं जो टेक्निकलिटीज़ में 184(3) का मुकदमा उसको सुना नहीं जा सकता उस वक्त तक जब तक रूल्स ना बन जाएंगे। जस्टिस काजी फाइज़ी और जस्टिस अमीनुद्दीन हैं। उसके बाद दीगर जजेस जिन्होंने इख्तलाफी नोट लिखे इस बुनियाद पर कि ये मामला अभी ज़ेर समात है, जो है वो ज़ेर समात है, सुप्रीम जो लाहौर हाई कोर्ट है वहाँ पर ज़ेर समात है, उसका तज़किरा किया कि इसको उठाया नहीं जा सकता जनाब, इस पर सो मोटो नहीं लिया जा सकता। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जनाब जब आइन पर अमल दरामद की बात हो तो आंखें झपकाने की गुंजाइश भी ख़त्म हो जाती है। अगर आइन 90 रोज़ कहता है तो ये हमारी ड्यूटी है, चॉइस नहीं है, बजाय इसके कि हम कोई उज़्र तलाश करें, 90 रोज़ के अलावा कोई बात कहने के उज़्र तलाश करें कि इस रीज़न फ़लाँ आर्टिकल को फ़लाँ आर्टिकल के साथ मिलाकर पढ़ा जाए। तो क्योंकि आइन तो ये भी कहता है कि साफ़ और शफाफ इंतखाबात करवाने हैं, यही मौक़िफ़ लिया है ना कि 218(3) गालिबन या 2 के तहत इलेक्शन कमीशन कहता है कि जनाब हमने बताना है कि जो इलेक्शन है वो साफ़ और शफाफ हो सकता है या नहीं। अब क्योंकि नहीं हो सकता तो 90 रोज़ वाली शिक के ऊपर कैसे अमल दरामद कराएं, क्योंकि आइन तो ये भी कहता है कि साफ़ और शफाफ इलेक्शंस करवाएं। अब क्योंकि साफ़ और शफाफ इलेक्शन नहीं करवा सकते हम, लिहाजा 90 रोज़ की शिक जो है उसके ऊपर अमल दरामद मुमकिन नहीं है। ये वो उज़र हैं जो बुनियादी तौर पर पेश किए गए हैं। इसी तरह सिक्योरिटी का उज़र जो है वो पेश किया गया, तो उस पर चीफ जस्टिस ने बड़ा क्लैरिटी के साथ किया कि अगर आइन 90 रोज़ कहता है तो ये हमारी ड्यूटी है, चॉइस नहीं, बजाय इसके कि हम कोई उज़्र तलाश करें 90 रोज़ के अलावा कोई और बात कहने के। और इसको जो इसके हवाले से आगे जो उन्होंने गुफ्तगू की है अपने जजमेंट और उसके हवाले से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने एक और यहाँ पर बात की, उन्होंने कहा जब भी हम टेक्निकलिटीज़ में पढ़ते हैं तो जो हमारा फोकस है तवज्जो कहीं और मरकूज़ हो जाती है। ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट उन्होंने बात की है। और इख्तिताम पर उन्होंने यहाँ पर कुछ अच्छी बातें भी कही हैं। उन्होंने ये भी कहा, भी अच्छी बातें नहीं अच्छी बातें, उन्होंने एक मौके के ऊपर ये कहा है कि अब दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की कुछ कोशिशें हैं, सुप्रीम कोर्ट जो भी कर रही है उसके नतीजे में अब जो सियासतदान हैं वो कम अज़ कम एक मेज़ पर बैठे हैं और मुज़ाकरात का एक अमल शुरू हुआ है। और वो मुज़ाकरात का अमल जो खबर मेरे लिए है वो ये है कि चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि हमारी इत्तलात के मुताबिक मुज़ाकरात अब भी जा रहे हैं, जो हमें बताया गया है। तो ये इसमें एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं बात है, जिससे नज़र ये आ रहा है कि शायद आइंदा आने वाले 1-2 रोज़ में कोई पॉजिटिव इसमें से चीज़ आ जाए। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं, हाँ आप इसमें निकालें, क्योंकि मेरा ख्याल है कि यहाँ से पॉइंट्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उन्होंने अपनी जजमेंट के हवाले से कहा है कि हमारी जजमेंट मौजूद है,
उसका जो फोर्स है वो मौजूद है, उसका बिल्कुल। उन्होंने यहाँ पर एक बात कही है, उन्होंने कहा है कि आप लोग इसको एक कंट्रोवर्सी कहते हैं, मगर माजरत के साथ मैं एक बड़ा ही हम्बल सा इंसान हूँ। और साथ उन्होंने कहा है कि आप हमें सपोर्ट करते हैं, और उन्होंने ये कहा है कि प्लीज़ ऐसा ना कहें कि आप हमें सपोर्ट मुझे करते हैं, सपोर्ट करते हैं, इंडिविजुअल को मैं सपोर्ट सिर्फ एक करते हैं। रुकन हूँ सुप्रीम कोर्ट का, तमाम जजेस उसके रुकन हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो आइन और कानून के ऊपर काम करती है। और आप लोगों को अगर सपोर्ट करना है हमें, तो आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सपोर्ट करें। उन्होंने यहाँ पर इंडिविजुअलिटी की भी बात की है। उन्होंने कहा है कि आपको अगर जो हम लोग कोई इंडिविजुअल्स नहीं है, हम लोग एक ऑर्गन है जिसमें तमाम इंडिविजुअल्स जो है उनका एक मंबा है, ये जो आप कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। उसके बाद वो यहाँ पर एक और बात कर रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो फैसला देती है और मेरिट्स के ऊपर फैसला देती है, तो उसकी मॉरल अथॉरिटी है, जैसा कि आपने पहले बात की। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जब आपका फैसला, जब आप एक फैसला दे दें, उस फैसले को चैलेंज ना किया जाए, और अगर उस फैसले को चैलेंज नहीं किया जाता तो यही समझा जाता है कि आप उस फैसले को दुरुस्त समझते हैं, उस फैसले को तस्लीम करते हैं। अगर आप उस फैसले को चैलेंज नहीं करेंगे, और अगर चैलेंज करेंगे उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला देगी, तो ही वो फाइनल होगा। अगर आप चैलेंज नहीं करेंगे तो वो फैसला फाइनल तस्वर किया जाएगा, यानी उस पर अमल दरामद होगा। अब वो ये कहते हैं कि लेट्स सी अब क्या होता है। इस केस के ऊपर वो आते हैं और वो कहते हैं कि मैं बड़ा ही ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि जो लीडर्स हैं, जो इदारे हैं पाकिस्तान के, और वो लोग लीडर्स के अलावा उन्होंने यहाँ पर शहरियों की बात की है कि वो बड़े ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इस मामले में कमिटेड हैं, जो आइन है उस पर अमल दरामद करने के हवाले से, और हमारी ख्वाहिश यही है कि ये जो मामला है ये हल हो। उन्होंने ये भी कहा है कि जो नेगोशिएशंस हैं वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई उनकी इतलात के मुताबिक, और उन्होंने कहा है कि अगर इसका वो जो नतीजा है, या आप कह सकते हैं इसमें मुज़ाकरात का जो भी नतीजा निकलता है उसके साथ हमारा सरोकार नहीं है, हमारा जजमेंट मौजूद है, हमारा जजमेंट मौजूद है। अगर उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता तो फिर हम आगे खुद चलेंगे इसको लेकर के। और जो उन्होंने एक अहम बात की, उन्होंने कहा ये कॉशियस हैं जितने भी लोग हैं कि उनकी एक ड्यूटी है आइन और कानून को ले करके, और जो सपोर्ट करना है इसको आप कह सकते हैं कि इस जजमेंट को अगर वो सपोर्ट करते हैं, साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अदरवाइज़ हमारा जो फैसला है उसकी अपनी एक फ़ोर्स है। और आज शायद, या उन्होंने ये का बात कही है कि अगर आज हमारे फैसले पर अमल दरामद नहीं होता तो वो कल ज़रूर हो जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट जिसका मतलब ये है, अब आप इसको लिंक बैक करें, वो AR कार्नेलियस की जजमेंट का हवाला दे रहे थे जिसमें वो ये कह रहे थे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली थी उसमें सब एक तरफ थे, और जस्टिस कार्नेलियस ने जो है वो इख्तलाफी नोट लिखा। आज जब वक्त गुजरने के बाद तारीख़ में हम बैठकर उसका हवाला देते हैं, उस वक्त की बात करते हैं, तो जिन्होंने टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर मुख्तलिफ फ़ैसला दिया था और जस्टिस कॉर्नेलियस ने उस पर इख्तलाफी नोट लिखा था, तो वो इख्तलाफी नोट स्टैंड आउट करता है क्योंकि वो मेरिट्स के ऊपर बेस करता था, टेक्निकल और टेक्निकलिटीज़ के ऊपर बेस नहीं करता था। तो आज जो वो टेक्निकलिटीज़ और इसके हवाले से उनको जक्स्टापोज कर रहे हैं, एक दूसरे के सामने रख के कंपैरिजन कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारा जजमेंट मौजूद है, फ़ैसला मौजूद है, उसकी फ़ोर्स मौजूद है। अगर उसके ऊपर आज अमल दरामद नहीं भी होता तो कल जो है वो सबके सामने आया हो जाएगा, कल उसके ऊपर अमल दरामद के हवाले से वो ये कह रहे हैं। अब एग्जैक्टली इसमें सिग्नलिंग मौजूद है। फारूक नाइक साहब ने गुज़िश्ता समात पर एक बात कही थी कि तारीख़ जो मौरख है वो क्या लिखेगा ये भी हमें सोचना चाहिए, और आज चीफ जस्टिस ने उसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि मौरख जो है वो जब लिखेगा तो मालूम होगा कि किसने मेरिट्स पर बात की थी और किसने एक तकनीकी नुकने की बुनियाद पर एक पूरा केस उड़ा दिया था। आज जो वो ये बात कर रहे हैं 55-60 साल के बाद, जस्टिस कार्नेलियस का वो इख्तलाफी नोट जो एक लोन वॉइस है उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। दीगर जजेस के तो किसी को नाम भी याद नहीं है, और ये चीफ जस्टिस को मैं कोट कर रहा हूँ। हाँ, उन्होंने कहा कि दीगर जजेस के नाम भी नहीं याद और वहाँ यहाँ पर उनको जो है वो कोट किया जाता है। तो बात बड़ा क्लियरली सामने आ गई है कि जितना वो कोशिशें थीं कि जनाब चीफ जस्टिस को राज़ी कर लिया जाए, ब्रीफिंग्स, उनको जनाब ऑडियोज़ वीडियोज़
के लारे लगाने और ये सारी बातें चल रही थी। तो इसकी बुनियाद पर ये लग रहा था कि जैसे एक पूरी कैंपेन थी कि चीफ़ जस्टिस जो हैं वो सरेंडर कर गए हैं, वो उन्होंने कोई हाथ मिला लिया है। लेकिन यहाँ पर तो उनकी तकरीर से लगता है कि उन्होंने कश्तियाँ जला दी हैं, सरेंडर करने से उन्होंने इनकार कर दिया है। और जस्टिस कार्नेलियस के जो इस्तीफ़े वाला मामला है उसका जब रेफरेंस उन्होंने दिया चीफ़ जस्टिस ने, उसके बाद शहर इक़्तिदार में एक बड़ी ही गर्मा गर्म बहस है। बहुत सारे लोग जो सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं वो भी इस बात के ऊपर बड़े पुरयकीन हैं कि ये तो अलविदाई खिताब था चीफ़ जस्टिस का, वो तो इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं, वो तो छोड़ कर जा रहे हैं। इसका मतलब है क्योंकि उन्होंने जस्टिस कार्नेलियस के 2 माह पहले इस्तीफ़े का रेफरेंस दिया है। अदील, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? सर बेशक जो है वो ऑप्शन तो है उनके पास, चीफ जस्टिस के पास, और जो उन्होंने तकरीर की है, जो उनकी टोन है, एक दफ़ा तो मुझे भी लगा था कि शायद चीफ साहब जा रहे हैं, मगर आप देखें, आप तकरीर का जो कंटेंट है उसको अगर आप पढ़ें तो जब आप ये वाली बातें सुनते हैं ना जो हमने अभी मेंशन की हैं, तो फिर ये इस्तीफे वाली बात नहीं नजर आती। मैं उसमें एक चीज़, एक जो पॉसिबिलिटी, हम पॉसिबिलिटीज़ की बात करें, ऑब्वियसली हम यहाँ पर कोई डॉक्टर आमिर लियाकत की तरह वो तुक्के तो नहीं लगाएंगे, मगर यहाँ पर एक चीज़ है कि आप देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला दिया है, चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल साहब, चीफ जस्टिस हैं, और वो फैसला सुनाते हैं। और जो बातें कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे फैसले पर आज अमल दरामद नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, होगा तो ज़रूर, टेस्ट ऑफ टाइम्स ही उन्होंने यहाँ पर बात की। तो ऐन मुमकिन है, पॉसिबिलिटी है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो फैसला देने से पहले रिज़ाइन कर जाएंगे। मैं ये कहता हूँ फैसला देने से पहले तो वो रिज़ाइन नहीं करेंगे, अव्वल तो रिज़ाइन की ऑप्शन नहीं है। अगर वो रिज़ाइन करेंगे तो वो एक ही सूरत में करेंगे कि वो फैसला देंगे और डट कर फैसला देंगे, और बहुत बड़ा फैसला देंगे, बहुत बड़ा फैसला देंगे, और उसके बाद फिर शायद वो एक इखलाकी जवाज़, जिसकी आज मॉरल अथॉरिटी भी वो बात कर रहे हैं, शायद वो उस इखलाकी जवाज़ की बुनियाद पर ख़ुद अलग हो जाएं इस ओहदे से। उसकी वजह यह है कि जब आप चीफ जस्टिस हों और तमाम रियासती इदारे, लेकिन इसमें जो हमारी बात वहाँ पर शादी की तकरीब के दौरान दीगर हमारे जो दोस्त हैं उनसे भी तो उनका ऐसा ख्याल नहीं है। अदील जो है वो इस वक्त डामाडोल नज़र आ रहे हैं, लेकिन सदीक जान से भी बात हुई, बाकी लोगों से भी, वो ये इस बात पर वो हैं कि देखें चीफ जस्टिस की जो तकरीर है उसमें जो चीज़ें स्टैंड आउट करती हैं, जिस हफ्ते का आगाज़ हो रहा है उसमें 8 मई यानी आज के दिन जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उसकी समाअत है, वो समाअत बहुत अहम होगी। जजमेंट आना है, जो कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन 9/2023 है उसका फ़ैसला सामने आना है, वो इस वीक में आना है। और कुछ डेवलपमेंट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन 5 है उसके ऊपर क्या होना है, तो उसके लिए जो तकरीर है ये तकरीर बड़ा अहम साबित होगी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपके सामने मैं तफसील रखूँगा कि इस हफ़्ते में होने क्या कुछ जा रहा है, उसके हवाले से किस किस्म की चैम गोइयाँ इस वक्त शहर इक़्तिदार में चल रही हैं। अब तक के लिए इतना ही, मुझे और अदील सरफराज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।